Welcome to MediJ classes. This is 13th lecture of surface chemistry. Okay, ये लास्ट लेक्चर है सरफेस केमिस्ट्री का. ओके, इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट कि एंजाइम कैटालिस्ट कैसे वर्क करता है, एंजाइम कैटालिस्ट कैसे किसी रिएक्शन को स्पीड अप करता है. ओके, उससे रिलेटेड चीज देखेंगे. तो देखिए, बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं उसके सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे कैविटीज और यू कैन से कैविटीज और कैपिलरी. यानी मान लीजिए कि अगर ये एक एंजाइम्स का सरफेस है तो इसमें स्मॉल स्मॉल कैविटीज होते हैं, यानी पोर्स होता है कैविटी एंजाइम्स के सरफेस पे. ओके, तो ये जो आपके पोर्स होते हैं, ओके, इस पोर्स में यानी इस कैविटीज में एक्टिव कंपाउंड के ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, दिस कैविटीज प्रेजेंट पोजेस एक्टिव ग्रुप्स. यानी इस कैविटीज में आपका एक्टिव ग्रुप जैसे NH2 है, COOH ग्रुप है, ये सब एक्टिव ग्रुप है. एक्टिव ग्रुप का मतलब हुआ कि किसी दूसरे से अटैच होने का जो लोब्स होते हैं, यानी जो पार्ट होता है जो किसी दूसरे से इजिली अटैच हो जाए. तो सरफेस पे, यानी जो आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स भी होते हैं. तो इसमें जो कैविटीज होते हैं उसमें एक्टिव साइट जैसे आपका अमाइन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपका OH ग्रुप है, ठीक है, थायो ग्रुप है. ये जो एक्टिव ग्रुप है यानी जो दूसरे के साथ इजिली रिएक्ट कर लेता है वो इस कैविटीज में होता है. अब होता क्या है इसका, जब ये एक्टिव ग्रुप है इसका मतलब हुआ कि एंजाइम्स के पूरा का पूरा सरफेस क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव हो जाएगा. यानी सरफेस ऑफ एंजाइम्स इज एक्ट एज अ एक्टिव सेंटर, यानी जहां पे रिएक्शंस तुरंत परफॉर्म हो जाए. नाउ अब होता क्या है कि जब सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल्स यानी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होता है एंजाइम्स के सरफेस पे, तो जो सबस्ट्रेट और यानी जो सबस्ट्रेट्स और यू कैन से रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स है वो इस एक्टिव ग्रुप के साथ कंबाइन कर लेता है. ओके, यानी ये तो आपका क्या था, एंजाइम्स था जिसके सरफेस पे उसके एक्टिव ग्रुप प्रेजेंट था. अभी इसके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया. उसके बाद जब आपका सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे डिफ्यूज होगा आएगा तो तुरंत ये जो एक्टिव ग्रुप है इसके साथ में ये क्या करेगा, आपका कंबाइन कर लेगा. एक्टिव ग्रुप कंबाइन करने के बाद कोई नया कंपाउंड नहीं बनाता है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. यानी जो कंपाउंड बनाता है वो खुद ही एक इंटरमीडिएट होता है, यानी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ओके, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इसके साथ में कंबाइन करके एक्टिव मॉलिक्यूल यानी एक्टिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है. और जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है अनस्टेबल. तब ये पहले एक्टिव कॉम्प्लेक्स बना, फिर एक्टिव कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि वो अनस्टेबल है. सो एक्टिव कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म एट द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट विच ऑन डिकम्पोजिशन, जब वो डिकम्पोज होता है, गिव्स प्रोडक्ट और आपका रिएक्टेंट जो होते हैं दोनों अलग अलग हो जाता है. ओके, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स नहीं, प्रोडक्ट अलग बन गया और उसके बाद एंजाइम्स जो है वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि एंजाइम्स तो केमिकल रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट में दिखता ही नहीं है. सो एंजाइम्स जो था जो वो रिएक्शन को आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया और टूटने के बाद एंजाइम्स एज इट इज अलग हो जाएगा, उसके एक भी चीज इसके प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा. ठीक है ना. उसके बाद होता क्या है कि ये लॉक एंड की थ्योरी बोलते हैं इसको. लॉक एंड की थ्योरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एक टाइप से समझिए कि जो आपका एंजाइम्स है वो आपका की तरह काम करता है या लॉक की तरह काम करता है, और जो सबस्ट्रेट है वो आपका, अगर एंजाइम्स आपके की तरह काम करता है तो सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट्स है वो सबस्ट्रेट्स बोलते हैं उसको,
वो एक की तरह काम करता है। तो जैसे की लॉक में फिट हो जाता है, लाइक द सेम इस कैविटी में सबट्रेट क्या होता है, फिट हो जाता है, इसलिए इसको लॉक एंड की थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, दिस थ्योरी इज नॉन एज लॉक एंड की थ्योरी। ताला और चाबी जैसे होता है ना कि हर एक यूनिक चीज, देखिए ताला इससे ये होता है कि एक की 10 ताले को ओपन नहीं कर सकता, लाइक द सेम जो आपके एक आपका सबट्रेट यानी एक एंजाइम्स है वो सारे सबट्रेट को फॉर्मेशन यानी सारे प्रोडक्ट्स नहीं दे सकता है। तो आप समझ लीजिए कि आपके जो एंजाइम्स है वो आपका की तरह है और सबट्रेट्स यानी रिएक्टेंट्स है वो आपके लॉक की तरह है, ताले की तरह है। ठीक है, तो जैसे ताला और लॉक एंड की पैक हो जाता है, लाइक द सेम सबट्रेट्स एंड एक्टिव सेंटर दैट इज कैविटीज पैक हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं इसको लॉक एंड की थ्योरी। अब ये जो आपका रिएक्शन है यानी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जो एंजाइम से कैटालाइज होता है वो आपके दो तरीके से प्रोसीड होता है, दो स्टेप में प्रोसीड होता है। सो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप। देखिए वो दोनों स्टेप कौन कौन सा है, तो वो 2 स्टेप है कि पहले एंजाइम रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन करके, यानी देयर इज 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, enzymes combines with substrates and form activated complex. Enzymes combines with substrate and form activated complex। यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब वो एक टाइप से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लेता है जो कि अनस्टेबल होता है, दैट्स व्हाई ये खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाता है। ओके, सो एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट, ओके, फॉर्म किया एंजाइम एंड सबस्ट्रेट से मिला जुला एक कॉम्प्लेक्स जो कि अनस्टेबल होता है। सेकेंड स्टेप में ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है डिकम्पोज होता है, यानी activated complex decomposes, या decomposed, activate complex decompose होता है and gives product। कैसे, जो एंजाइम एस का सबस्ट्रेट है वो डिकम्पोज हुआ एंड डिकम्पोजिशन से ये देता है आपका एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट तो मिला, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन किया था, अगर इन दोनों को कंबाइन करो तो ये पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी एंजाइम्स जैसा था एज इट इज एंजाइम्स जो है आपका वो बाहर निकल गया। ठीक है, इसलिए लॉक एंड की थ्योरी पे बेस्ड होता है एंजाइम का मैकेनिज्म कि एंजाइम किसी रिएक्शन को कैसे एक्टिवेट करता है, दैट इज बेस्ड ऑन लॉक एंड की थ्योरी। अब देखिए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये लॉक एंड की थ्योरी पे काम करता है। तो देखिए हम ट्राई करते हैं इसका डायग्राम बनाने का कि पहले कोशिश करते हैं की का डायग्राम बनाने का। ओके, ये आपका मान लीजिए एंजाइम्स जस्ट लाइक अ की जो पर्टिकुलर लॉक को ही ओपन करता है, सारे लॉक को ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, और मास्टर की का अलग बात है कि मास्टर की बना दिया तो दैट इज डिफरेंट थिंग्स, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एंजाइम्स हो गया और प्लस ये मान लीजिए आपका सबस्ट्रेट है जिसमें एग्जैक्टली सेम गैप बनाया हुआ है, ये आपका सबस्ट्रेट है। ओके, चाहे इसको एक्टिव साइट बोलो या इसका एक्टिव साइट बोलिए। ठीक है, नाउ
ये एंजाइम्स है, ये सबस्ट्रेट है, जब कंबाइन करता है तो बता एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो ये कंप्लीटली इसके साथ क्या होता है, फिट हो जाता है। यानी ये देता है कैसे कि ऐसा है, देखिए क्या हुआ कि सबस्ट्रेट और एंजाइम, ऐसा हुआ कि ये जो लॉक है, ये है वो कंप्लीटली इसमें क्या हुआ, फिट हो गया लाइक दिस। तो ये बना आपका, अगर ये ई था, ये एस था, ये ई एस, ये बना। अब जो एंजाइम्स सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन किया, अब ये ऑटोमेटिकली क्या होता है आपका, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, डिकम्पोज हो गया, मतलब नेक्स्ट स्टेप में जो की था वो तो एज इट इज रह गया, लेकिन अब ये जो पोर्शन है वो टूट जाता है। यानी दिस प्लस, मान लीजिए एक प्रोडक्ट ये आ गया और प्लस दूसरा प्रोडक्ट, यानी उसको तोड़ करके और प्रोडक्ट बनाता है। तो जो जैसा की था पहले स्टेप में एज इट इज, ये रहा आपका ई रहा और ये आपका पी रहा। जो दो स्टेप बताया था कि पहले ई एस कंबाइन किया, कहां पे था, ई और एस कंबाइन करके ई एस बनाया, और फिर ये जो ई एस है वो टूट करके ई और पी का फॉर्मेशन कर लिया। सो जस्ट लाइक अ लॉक एंड की थियरी जैसे ही है ये। ओके, तो ये था आपका एंजाइम का मैकेनिज्म, हाउ एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन को कैसे एक्टिवेट करता है बिना उसके प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हुआ। यानी आपके प्रोडक्ट है, निकल गया, ऐसा नहीं हुआ कि एंजाइम्स और प्रोडक्ट मिल करके कोई कंपाउंड बनाया, बिकॉज एंजाइम्स के पास तो एक्टिव साइट था, अमोनिया था, कार्बोक्सिलिक, ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, लेकिन फिर भी आपका ये फॉर्मेशन नहीं हुआ। ओके, नाउ बात करते हैं कि एसिड, अब आता है एसिड बेस कैटालिसिस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कि जो आपका कैटालिस्ट है वो एसिड है या बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एसिड बेस कैटालिसिस भी आता है। एंजाइम कैटालिसिस पढ़ा, नाउ एसिड बेस कैटालिसिस। तो ये एंजाइम का मैकेनिज्म था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। लॉक एंड की थी, देखिए डायग्राम से आप जितना अच्छे से दिखाओगे उतना विजुअलाइजेशन अच्छा होता है, थोड़ा ड्राइंग अच्छा हो तो डायग्राम बना देने का। ओके, नाउ एसिड बेस कैटालिस्ट में है क्या कि देयर आर सेवरल रिएक्शन दैट प्रोसीड अंडर द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। आप कई सारे रिएक्शंस देखोगे, उसमें देखोगे अंडर एसिडिक मीडियम, अंडर अल्कलाइन मीडियम, अंडर एसिडिक मीडियम। तो वो एक इन्वायरमेंट होता है जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। सो नाउ इज एसिड बेस catalysis. There are several reactions which proceed under the acid and base catalyst के presence में। एग्जाम्पल देखिए, हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, एग्जाम्पल की बात करो तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हम पहले भी बहुत सारे रिएक्शंस में इसको पढ़ रखे हैं। इन प्रेजेंस of acid CH3 COO C2H5 एस्टर है, इसको हाइड्रोलाइज किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटालिस्ट, यानी एसिडिक कैटालिस्ट है H+, जिसके प्रेजेंस में ये क्या देता है आपका C2H5 OH का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, और उसके अलावा CH3 COOH का ही फॉर्मेशन कर लेता है। तो ऐसे रिएक्शंस एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन कहलाता है।
दैट इज कॉल्ड द एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, RCN मिथाइल साइनाइड ग्रुप का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये भी आपका एसिडिक मीडियम है। ऐसे ही कई सारे में बेसिक मीडियम का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो ये RCO NH2 ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। ये भी आपका एक टाइप से एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। फर्दर वाटर का एडिशन से जो कंपाउंड बनता है दैट इज RCOOH कंपाउंड बना, और ऐड क्या हुआ था, वो तो खैर पार्टिसिपेट किया ही नहीं। जो आपका H है, ये पोर्शन है, ये सब अटैच तो होता ही नहीं। तो मतलब हुआ कि एसिड के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है उसको एसिड कैटालाइज बोलते हैं। कई सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, जिसको हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी तो मॉडर्न थियरी भी आ गया एसिड और बेस कैटालिसिस का। एसिड और बेस कैटालिसिस का हुआ कि सिर्फ एसिड ही नहीं, मॉडर्न थियरी ऑफ एसिड एंड बेस कैटालिस्ट है कि एसिड कैटालाइज्ड का मतलब क्या हुआ, या तो एसिड होना चाहिए, या एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, ठीक है। जो प्रोटॉन लूज करता है उसको भी एसिड बोलते हैं। तो एसिड कैटालाइज्ड का मतलब हुआ कि द रिएक्शन दैट प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एसिड और द कंपाउंड विच हैव टेंडेंसी टू लूज द H+, यानी कोई भी कंपाउंड हो अगर उसके पास H+ लूज करने का टेंडेंसी है तो वो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन कहलाता है। यानी मॉडर्न थियरी ऑफ एसिड एंड बेस कैटालिसिस क्या कहता है, पहला, ए रिएक्शन इज सेड टू बी एसिड कैटालिस्ट, ठीक है। A reaction is said to be acid catalyzed if it take place in presence of, ये अगर होता है in presence of acid or any substance which have tendency in presence of catalyst which have tendency to lose the proton। H+ लूज करने का अगर उसके पास टेंडेंसी होता है तो मतलब हुआ वो एसिड कैटालाइज्ड कहलाएगा। एसिड तो है ही, अगर प्रॉपर वे में आपको एसिड पता है तो वो एसिड कैटालाइज्ड होगा ही। लेकिन अगर कोई ऐसा भी कैटालिस्ट है जो H+ लूज करने का टेंडेंसी रखता है, बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए CH3COOH, ये भी इसमें है जिसमें H लूज करने का टेंडेंसी रखता है, ठीक है। There are several compounds which have tendency to lose the electrons, to lose the protons, वो सारे के सारे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। फिर वैसे ही सिमिलरली है, ए रिएक्शन is said to be base catalyzed if it take place in presence of catalyst which have tendency to, एसिड अगर H+ लूज करता है तो बेस क्या करेगा, गेन करेगा, which have tendency to gain H+। दिस इज द थियोरी ऑफ कैटालिस्ट। ये आपका कैटालिस्ट का थियोरी है, ओके। एसिड और बेस कैटालाइज का ये पोर्शन आ गया आपका थियोरी का, ओके। नाउ इसके साथ ही जो अपना थ्योरेटिकल पोर्शन था, मतलब जो सरफेस केमिस्ट्री था, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 13th लेक्चर में, जिसमें कि
मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव पार्ट का भी बहुत सारे थियरीज इंक्लूडेड है। अगर आप 1 to 13 कंटिन्यूसली देखोगे तो आपको सारे एनसीईआरटी के थियरी तो ऑलरेडी कवर है ही, उसके अलावे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे थियरीज आते हैं, वो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, एक दो पॉइंट हम देख लेते हैं। कैटलिस्ट से रिलेशन, एंजाइम से रिलेशन, एंजाइम का जो प्रॉपर्टीज है कि एंजाइम सबसे अच्छा कैटलिस्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि एंजाइम अगर किसी चीज में आपने ऐड कर दिया और आप चाहते हो कि ये रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, उसको घटाना है, तो उसको पॉइजन करना इजी है, एंजाइम्स को तुरंत पॉइजन हो जाता है। ठीक है, उसके लिए बताया था कि एंजाइम्स को हम पॉइजन कैसे कर सकते हैं, यानी उसके कैटलिस्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टी को कैसे घटा सकते हैं, बाय एडिंग हैवी मेटल्स आयन। एग्जाम्पल बताया था सिल्वर एंड मर्क्यूरी, ये हैवी मेटल्स आयन है। तो वाई catalyst is a good why enzymes is a good catalyst, because it has high efficiency। बताया था प्रीवियस लेक्चर में, हाई एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स, एंजाइम का एक मॉलिक्यूल्स मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट को एक्टिवेट कर सकता है, यानी मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरी एफिशिएंट कैटलिस्ट। ओके, इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, यानी एक एंजाइम्स अगर एक रिएक्शन को बढ़ा रहा है, एक रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दिया, जैसे हम पिछले देखा था, माल्टोज देखा था, यूरेज देखा था, डाइटेज देखा था, ये सारे के सारे बायोकेमिकल आपके कैटालिस्ट हैं। तो वो एक रिएक्शन को अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो वही आप एंजाइम्स दूसरे में यूज करोगे, तो हो सकता है कि वो कुछ करे ही ना, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके रेट को डिक्रीज कर दे। यानी एक के लिए जो कैटलिस्ट की काम कर रहा है, सेम एंजाइम किसी दूसरे के लिए आपका पॉइजन की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। दैट्स व्हाई ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इससे फायदा क्या मिलता है, अब बोलोगे कि हमें तो ऐसा कैटलिस्ट चाहिए जो हम 10 जगह यूज कर सके, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार हमें कोई स्पेसिफिक चीज का ही फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, पर्टिकुलर चीज ही बने, बाकी कुछ बने ना, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक कैटलिस्ट चाहिए। ठीक है, जैसे हम देखा था कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, माल्टोज में कन्वर्ट करना है, तो हमने कैटालिस्ट का यूज किया। तो अगर मान लीजिए वो स्पेसिफिक कैटालिस्ट का अगर हम यूज नहीं किए रहते तो क्या होता, स्पेसिफिक कैटालिस्ट का यूज नहीं करेंगे तो फिर कोई और ही प्रोडक्ट, यानी उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रॉब्लम क्या आएगा, अब जो 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना है उसमें से एक चीज को सेपरेट जो आपको चाहिए वो निकालो और बाकी पोर्शन को रिमूव करो, ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक कैटालिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, तो फिर पर्टिकुलर जैसे माल्टोज को आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज का यूज किया, तो हमें पता है कि माल्टेज हमने यूज किया है तो ग्लूकोज जो आपका माल्टोज है, ठीक है, उससे और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो अपने को प्रोडक्ट से रिलेटेड टेंशन खत्म। लेकिन उसके बदले में कोई और बायोकेमिकल हमने कैटालिस्ट यूज किया होता तो पता नहीं ये बनेगा, ठीक है, उसके अलावा ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, तो प्रोडक्ट को सेपरेट करने में प्रॉब्लम आता है। दैट्स वाई कि एंजाइम्स जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। थर्ड बोला ही कि इसको कैटालाइज करना, इसको पॉइजन करना काफी इजी है। हैवी मेटल्स आयन ऐड कर दीजिए एंजाइम में, ठीक है, जैसे आपका बताया था सिल्वर प्लस Hg2+, इसको ऐड कर दीजिएगा, तो ये जो है हैवी मेटल्स आयन इज एक्ट एज अ पॉइजन फॉर एंजाइम्स। और इसको प्रमोट करना, यानी एंजाइम को प्रमोट करना भी काफी आसान है, यानी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग मेटल साइन, लेकिन हैवी मेटल साइन नहीं, यानी एक मेटल साइन जो है वो उसको पॉइजन कर देता है, तो दूसरा मेटल साइन जो है उसको इंक्रीज कर देता है। सो एंजाइम कैटालिस्ट, enzymes catalyst can be promoted मतलब उसका एक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है with the help of by
एक्टिवेटर्स, कौन कौन से एक्टिवेटर हो सकते हैं? कोबाल्ट +2 एक एक्टिवेटर्स है, मैंगनीज +2 एक्टिवेटर्स है, सोडियम प्लस जिस सिंगल वाला एक्टिवेटर्स है, Cu+2 एक एक्टिवेटर्स है। ये सब सारे के सारे क्या कर रहे हैं? एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। ये भी मेटल्स आयन है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इट कैन इजली बी पॉइजन। कैसे? बाय एडिंग हैवी मेटल आयंस, अभी बताया, ठीक है, बहुत ज्यादा। फिर एंजाइम्स का एक्टिविटी, यानी एंजाइम्स का एक्टिविटी एट पर्टिकुलर पीएच, एट पर्टिकुलर आपका कंसंट्रेशन, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया भी था कि एंजाइम्स का पीएच अगर 5 to 7 के बीच होता है तो वो एंजाइम बहुत अच्छा कैटालिस्ट माना जाता है, यानी उसका उस एंजाइम का कैटालिटिक पावर सबसे पावरफुल माना जाता है इस कंसंट्रेशन पे। ओके, फिर आपका अगर उसका टेम्परेचर 398 केल्विन टू 310 केल्विन के बीच हो तो एंजाइम्स का जो आपका एक्टिविटी है वो आपका बहुत आपका स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये एंजाइम्स से रिलेटेड है। और एंजाइम्स एक और इंपॉर्टेंट पढ़ रहा था कि अगर एंजाइम्स के पास कैपेसिटी है कि वो किसी भी रिएक्शन को 10⁶ से लेकर 10⁻12 टाइम्स तक रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। कहने का मतलब हुआ कि अभी रिएक्शन मान लीजिए का रेट 1 है तो 10⁶ टाइम कर देगा, यानी अभी रिएक्शन एक एक करके बन रहा था, तो अगर ये करेंगे तो 10⁶ यानी लगभग आपका 6 लाख से भी ऊपर रेट से उसको कन्वर्ट कर देगा। तो एंजाइम कैटलिस्ट बायोकेमिस्ट में हमारे बॉडीज में हो, प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, हमारे बॉडी में भी डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स है, ठीक है, किसी और प्रोटीन्स के लिए अलग, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट है, सिंगल पार्ट उसको नहीं कर सकता। तो इसके साथ ही ये जो सरफेस केमिस्ट्री पोर्शन है ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ओके, इट इंक्लूड्स ऑल द 13th लेक्चर, इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल द थियरीज। कोई भी थियरीज ऐसा नहीं है जो इंक्लूड नहीं है, वो एनसीईआरटी का थियरी हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का थियरी हो, ठीक है। अब हाँ, एग्जाम के लिए पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से थियरीज अच्छे से वीडियो लेक्चर देख करके उसको लिखते जाइए, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे थियरीज जो रिक्वायरमेंट होता है वो मेंशन किया ही है जो एनसीईआरटी बुक का है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो भी थियरी हमने इंक्लूड किया है। अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस थियरी को पढ़ करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब मिलेंगे हम नए चैप्टर्स के साथ में। सरफेस केमिस्ट्री का द एंड होता है।